बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 6 दिसंबर है, जुमे का दिन है और शाम के अंदर इस वक्त बागी फोर्सेस की बड़ी तेजी के साथ पेशकदमी जारी है। पहले जिस तरह से हलब के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया, उसके बाद हमा के ऊपर, और अब रात गए जो बागी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया गया, जिसकी बाकायदा तौर पर वीडियो भी जारी कर दी गई है। और उसके बाद जो बशारुल असद है उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। वहां पर फिल फोर उस इस्तीफे का मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है, जबकि इजराइल की जानिब से एंट्री हो गई है और बाकायदा तौर पर इजराइल फौजें जो है वो शाम के अंदर उतारने जा रहा है। और बफर जोन कायम करने के हवाले से खबर है कि शाम के अंदर वो बफर जोन बनाएगा और फिर वहां से मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस और निगरानी और मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी है। ये किस तरीके से वहां पर कंट्रोल हासिल किया गया, हमा के ऊपर कब्जा करने के बाद गवर्नर हाउस के अंदर एंट्री कैसे हुई, कैसे जो शामी फौजें हैं उन्होंने इनखला किया, वो पीछे हटी, वो भागी, किस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और क्या बशारुल असद जो है वो मुल्क छोड़ देगा? क्यों? क्योंकि रूस की जानिब से और ईरान की जानिब से इस वक्त बशारुल असद को पैगाम भेजा गया है, बाकायदा तौर पर अपनी फौजें भरपूर तरीके से उसके हक में लड़ने के लिए और भरपूर लड़ाई जो है वो फाइनल मोड़ तक ले जाने के लिए और जो इलाके हैं वो दोबारा वापस लेने के लिए उसको यकीन दहानी कराई जा रही है। तो क्या अब बशारुल असद जो है वो इस्तीफा देगा या फिर वो मुल्क छोड़कर चला जाएगा, जिस तरह से उसको एक मशवरा दिया गया, उसको हुक्म दिया गया? ये क्या स्टोरी है, आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब फलस्तीन के अंदर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के दौरान जो वहां पर एक ताजा तरीन अपडेट्स जो है वो सामने आएंगी, जिसमें जो इजरायली फौज के तकरीबन 32 जवान जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें ऑफिसर जो है वो भी शामिल है। बाकायदा तौर पर यादोत आहरानोत जो इजरायली अखबार है उसने इसको कंफर्म किया। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक इब्रानी पेज है जो कि जीव रॉबिन्सटन के नाम से ये पेज है और ये यूं कह लें कि एक सोर्स है, वो वहां से जो सिनेरियो चल रहा होता है उसकी अपडेट दे रहा होता है। अभी जनाब उसकी जानिब से कहा गया कि अगर हमस गिर जाता है, जिस तरह से रात को मैंने आपको बताया था कि जो शाम के अंदर जिस तरह से पहले हलब के ऊपर कब्जा किया गया, फिर उसके बाद हमा जो है वो उसके ऊपर जो बागी फोर्सेस है उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। अब उसके बाद अगला टारगेट होगा हमस का। अगर हमस जो है वो भी कब्जे में चला जाता है तो यूं कह लें कि एक पड़ाव रह जाता है, वो है दमिश्क, और दमिश्क के ऊपर कब्जा होगा तो पूरे का पूरे शाम के ऊपर कब्जा हो गया। इसका मतलब यह है कि वो पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो वहां पर बदल जाएगा, क्योंकि पहले ये जो 2 इलाके बागी फोर्सेस ने फतह किए हैं, इसका मतलब है कि वो पेशकदमी बड़ी तेजी के साथ जारी है और उनके पास जिस तरह से बैकएंड के ऊपर जो सपोर्ट है, टर्किया, इजराइल, अमेरिका, ये भरपूर तरीके से जोर लगा रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट को भी तो कंट्रोल करना है। और अगर वहां पे उनका कंट्रोल हो जाता है तो हिजबुल्लाह भी गया, लिबनान भी गया, फिर अगला टारगेट ईरान आ जाएगा। ईरान भी वहां पे कितना भी डट के मुकाबला कर लेगा। तो जब इतनी फोर्सेस चारों तरफ से घेरेंगी तो फिर अगला जो हालात होंगे वो बहुत खतरनाक है। अभी जनाब वाला उसकी जानिब से बताया गया कि अगर हमस गिर जाता है, हमास के ऊपर कब्जा हो जाता है, तो इजराइल शाम में दाखिल होकर बफर जोन जो है वो कायम करेगा और इजराइल की जानिब से शाम और लेबनान के सरहदी इलाके कुसैर के इलाके को निशाना बनाने की इब्तदाई इत्तलात भी आ रही है। उन्होंने वहां पर हमला भी किया है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली जंगी तैयारे इस वक्त बैरूत और लेबनान के ऊपर परवाज भी कर रहे हैं। ये यूं समझ लें कि जो शाम का इलाका है वहां ये बॉर्डर है, जो शामी गोलान हाइट्स हैं, और फिर दूसरी जानिब जो है वो लेबनान है, ये बॉर्डर लगती है और यहां से शाम के थ्रू होके सारे का सारा असलिया उन तक पहुंचता है। अब उसको रोकने की तैयारी है। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं हमें ये है कि जिस तरीके से पहले हलब के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया, उसके बाद हमा जो है वहां से इनकी फौजें वापस हुई। अभी जो बागी फोर्सेस हैं उन्होंने गवर्नर हाउस जो है वहां पर वो एंटर हुई और अंदर तक जो है वो उन्होंने फिर वीडियो बना रहे थे और बनाते हुए उन्होंने वीडियो जो है वो जारी की है, जिसने पूरे इनके प्लानिंग को जो शामी फौज है उसको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया और हमा जो है वो रेत की दीवार साबित हुआ उनके सामने जिस तरह से हमला हुआ, क्योंकि प्रॉपर वो वहां पर लड़े भी नहीं और लड़े बगैर वहां से यूं कह ले कि उन्होंने इनखला किया है जो शामी फोर्सेस है। इसको लेकर जो नायब वजीर खारजा है, नायब वजीर दिफा, उन्होंने जो शामी फौज के हैं उसकी जानिब से एक टेलीविजन के ऊपर बयान में इस बात की तस्दीक की गई कि शामी फौज जो है
وہ गोरिल्ला बागी फोर्सेस के तंजीमों के साथ शदीद लड़ाइयों में मसरूफ है, जिसमें पेशकदमी, इनखला और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग समेत मैदान के अंदर मुवाफकत की जरूरत है। और वज़ीर दिफा ने कहा कि इस बात की तस्दीक करते हुए ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि शाम किसी भी मैदानी चैलेंज के ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि जी चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा तैनाती और जगह बदलने के फैसले किए गए। मतलब उन्होंने जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां से इनखला किया है, ये बात अपने माइंड में रखिए। और फिर उन्होंने नोट किया कि शहरियों की हिफाजत के लिए हमास से स्ट्रेटेजिक इनखला के बाद अपोजिशन मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए इवेंट का फायदा उठाया जा रहा है और फिर AI इस्तेमाल किया जा रहा है और जाली बयान जो है वो बनाए जा रहे हैं। और बशमूल उन्होंने बताया कि हमा में जो कुछ हुआ वो एक आर्जी हिकमत अमली थी। उन्होंने कहा ये जो हम स्टेप बैक हुए ये एक आर्जी हिकमत अमली है, जबकि शामी फोर्सेस जो है वो हमा के इर्द गिर्द तैनात हैं। उन्होंने ये बयान करते हुए कहा कि शामी अरब फौज जो ये बागी फोर्सेस हैं उनके ज़ेर कब्जा इलाकों में सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बहाली में किसी किस्म की कोई भी रुकावट जो है वो हटाने में कोई इससे गुरेज नहीं करेगी। अभी उनकी जानिब से तो ये बयान सामने आया, लेकिन यहां पर अभी देखना यह है कि आर्जी तौर पर बेशक उन्होंने किया है, देखना यह है कि क्या ये दोबारा उनसे वापस लेने में कामयाब होते हैं। तो ये अभी एक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जो हलब जैसे बड़े शहर को, फिर हमा जो कि तकरीबन 1 मिलियन आबादी का शहर है, उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। और ये जो गवर्नर हाउस है ये भी जो है वो हमा का गवर्नर हाउस है, इसी वजह से तो ये शहर पूरे का पूरा उनके कब्जे में चला गया। लेकिन अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर रूस के जो वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास इन मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत करने वालों के बारे में मालूमात हैं जिन्होंने शाम के इलाकों पर जो है वो कब्जा किया है, और हम तुर्की और ईरान के साथ इस पर बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इजराइल गजा से तवज्जो हटाने के लिए शाम की सूरत हाल को मजीद खराब करने की दिलचस्पी रखता है। लेकिन मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, 2015 की वीडियो है, जिसमें जो दाश है उसके हवाले से ये यूं कह लें कि वो उसने ये वीडियो रिलीज की थी, जिसमें एक एग्जीक्यूशन होती है, एक जो शामी फौज का जवान जो होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि एक 19 साल जिसका नाम है फादी ज़िदान, वो जनाब वाला हमस में एक शामी सिपाही को एक टैंक के जरिए उसके आगे भगाते हैं और भगाते भगाते मतलब उसको पामाल करके रख देते हैं। मतलब उसके ऊपर से जो है वो टैंक गुजार दिया जाता है। ये बयान करना बड़ा मुश्किल है, जो मैंने वीडियो देखी यकीन माने। और उसको क्या कहा जा रहा है कि वो जो इनके फौजी जवान थे शाम के, कि ये एतराफ़ करो कि तुमने ये सब कुछ जो है वो हमारे जो जंगजू हैं उनके ऊपर से इस तरह से अपने टैंक जो है वो गुजारे हैं। तो इसके बाद वो उन्होंने वीडियो जारी की, मुकम्मल तौर पर उसका जो कह लें कि कुछ रहा ही नहीं। अब मैं किस तरह से बयान भी नहीं कर सकता, इतना मतलब इस हद तक जो है वो एक दहशत और खौफ की अलामत है। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल की तरफ से माली इमदाद और हिमायत भी हासिल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शाम के अंदर मौजूदा जो रिबेलियंस को नाम दिया है। और अभी जो सिचुएशन है तुर्क बहरिया की, वो देखें तो एंटी सबमरीन कॉर्वेट शाम के शहर तरतूस के करीब जो है वो गश्त भी कर रहा है, और फिर मुमकिन तौर पर रूसी सरगर्मियों की निगरानी भी की जा रही है। ये कॉर्वेट यूनिफिल का हिस्सा है, जिसका मकसद जनूबी लेबनान की निगरानी करना और समुद्री रास्ते से हिजबुल्लाह तक हथियार या रसद को पहुंचाने से रोकना है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, अभी खबरें ये सामने आ रही हैं, बाकायदा तौर पर बताया गया कि सेवरल जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, उनकी जानिब से बशार अल असद को रिजाइन का जो है वो मशवरा दिया गया, ऑफर किया गया कि यहाँ से अपनी फैमिली को लो और ये ममालिक हैं, यहाँ पे तुम जो है वो मूव कर जाओ। लीव द कंट्री सेफली एंड हैंड ओवर पावर टू मिलिट्री काउंसिल। मतलब अगर मुल्क तुम छोड़ देते हो, मिलिट्री काउंसिल के हाथ ये सारे का सारा सिस्टम करो और तुम सेफली यहाँ से निकल जाओ। लेकिन दूसरी जानिब अब सवाल ये है कि बशार अल असद क्या कोई इस तरह की प्लानिंग है, उसके ऊपर अमल दरामद करता है या नहीं, अपनी जान बचाता है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से तेज़ी के साथ जो ये पेशकदमी हो रही है, ये कुछ भी आने वाले दिनों में कुछ भी आपको होने को मिल सकता है, बहुत बड़ी हैपनिंग्स हो सकती हैं। और यहाँ पे क्योंकि ईरान और रूस की जानिब से जो पैगाम उसको पहुँचाया गया, और उसने कहा कि तुम मुल्क मत छोड़ना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारी हुकूमत को नहीं जाने देंगे, और भरपूर तरीके से जो तुम्हारा साथ देंगे, और जो जो इलाके तुमसे गए वो वापस आएंगे। अब यहाँ पर बात जो असल कह लें कि इराकी फोर्सेस हैं,
وہ بھی دمشق کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہاں اگر ایک معاملہ جو ہے وہ بنتا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اشرف غنی بھی افغانستان سے جو ہے وہ ایٹ دا مومنٹ چھوڑ کے بھاگا تھا، تو اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بھگانے کی تیاری ہو. لیکن ابھی ایران کی ظاہری سی بات ہے وہ پوری کی پوری انویسٹمنٹ اس کی جائے گی، اور حزب اللہ جو ہے وہ بھی کہانی مکمل طور پر وائپ آؤٹ ہو جائے گی کہ جو رستہ ہے وہ شام سے ہو کر جاتا ہے، وہاں پہ ان کو سپلائی مل رہی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. لبنان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کہانی ختم ہو جائے گی، کنٹرول مکمل طور پر اسرائیل کے پاس چلا جائے گا، جو کہ پورے کا پورا پلان ترتیب دیا گیا ہے. آفٹر دیٹ ابھی جو فوجیں انہوں نے وہ بھی اتار لی ہیں، اور جو قصیر کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے حملے بھی شروع کر دیے ہیں. تو اس طرح سے وہ بھی ادھر سے انٹر ہوں گے، اور یہ پورے کا پورا آپ کا دیکھیں گے کہ ریجن جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں اور پھر امریکہ کے کنٹرول میں چلا جائے گا. اب ایران کو بھی پتا کہ یہ اس کے بقا کی جنگ ہے، اس وجہ سے وہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے فال آف دمشق نہ ہو، فال آف شام نہ ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ وبال جان بن جائے گا ایران کے لیے، اور پھر حالات کو سنبھالنا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو پیش قدمی ہے وہ جاری. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جولانی کے حوالے سے ایک میرے سامنے رپورٹ آئی، اور میں کیونکہ یہ باغی جو فورسز ہیں ان کی قیادت یہ جولانی کر رہا ہے، جس نے القاعدہ کو شام میں متعارف کروایا تھا. کیا جولانی جو ہے وہ القاعدہ کو شام میں لایا تھا؟ سوال یہ بنتا ہے. تو اس کا جواب ہے جی ہاں، جو یہی اس جو جماعت کو وہاں پر لے کر آیا تھا، اور اس نے 2012 میں سرکاری الحاق کے طور پر جہت النصرہ کی بنیاد رکھی تھی. اور کیا جولانی جو ہے وہ HTS کا لیڈر ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے جی ہاں، یہ جو باغی فورسز کا سربراہ ہے، اور اس نے 2017 میں اس گروپ کی بنیاد رکھی تھی. وہ شام کے اندر جس طرح سے یہ جو بھی معاملات بن رہے ہیں اور کنٹرول جو حاصل ہوا ایک علاقے کے اوپر، اسی کی سربراہی میں ہوا تھا. لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت یہ عسکریت پسند تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، اور شامی فورسز ابھی تک جو ہے وہ ناکام رہی ہیں، اور حلب اور حما پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اب حمص کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کی نگاہیں ممکنہ طور پر طرطوس، لتاکیہ اور دمشق کے اوپر ہیں. شام اب پہلے سے بھی زیادہ ایرانی اور روسی حمایت کے اوپر انحصار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب اصل جنگ جو ہے وہ حمص میں ہوگی، اور حما کی شامی حکومت کے ساتھ ایک جو کہہ لیں کہ بری تاریخ رہی ہے، اور یہاں پر اب جو شامی فورسز ہیں اس کے اندر آسانی کے ساتھ گریلا جنگ نہیں لڑ سکی، اور حمص شام اور خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں دیکھا جائے تو شام کے اوپر جس طرح سے چائنا نے ابھی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی گیم ہونے جا رہی ہے، کوئی بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ چائنا نے اپنے تمام تر سٹیزنز کو شام چھوڑنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. جبکہ دوسری جانب جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر حمص، دیرہ اور دیر الزور جو علاقہ ہے ان کے لوگوں کو انہوں نے اعلان کیا کہ اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اب اکٹھے ہونے کا، اتحاد اور اس جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آن پہنچا ہے. تو یہ عوام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو وہاں پر خبریں سامنے آئیں، اسرائیلی آرمی ریڈیو کی جانب سے کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا کہ we have paid a heavy price as 32 officers and soldiers have been killed in military operation in Jabalia and Beit Allah north of the Gaza Strip. مطلب غزہ اسٹرپ کے اندر جو یہ حملہ ہوا، اور غزہ اسٹرپ میں 32 جو ان کے آفیسرز ہیں وہ مارے گئے، اور یہ فلسطینی مزاحمت کے ساتھ لڑائی کے اندر یہ آپریشنز جس طرح سے ہوئے اس کے جواب میں اتنی بڑی تعداد میں ان کو اپنے جوانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اور اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی حوالہ دیا کہ ہم ایران کو شام میں نئے قدم جو ہے وہ جمانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس طرح جو لبنانی مزاحمت ہے حزب اللہ، اس کو ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے ایک جو محور ہے وہ کھولا جائے گا، تو ہم اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے، اور اسی لیے وہاں پر بفر زون جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. یہ یادوت آرانوت کی جانب سے بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.